हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। जिस नोटिफिकेशन का हम सब इंतज़ार कर रहे थे वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉल्स हमारे पास आए जिन्होंने कहा सर कि हमें तो केवल 3 महीने ही मिल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए क्योंकि 1 नवंबर को एग्जामिनेशन हो जाएगा एज़ पर यूपीएससी शेड्यूल। तो देखिए, जो टाइम का कंस्ट्रेंट है वो 3 महीने का, वो लगभग सबके लिए है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। और जितनी कम टाइम की प्रिपरेशन होगी उसमें प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर होती है। यहाँ इसके साथ एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्या सर इन 3 महीने में हम छुट्टी लेकर प्रिपरेशन करें या जॉब के साथ करें। देखिए, जॉब के साथ प्रिपरेशन करना इजी है। अभी स्टार्टिंग में आप छुट्टियाँ मत लीजिएगा। हाँ, लास्ट में अगर जो आपको लगे कि हाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट हो गया है तब आप छुट्टी लीजिएगा, उससे पहले आप छुट्टी मत लीजिएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता इसमें है नहीं। इसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। देखिए, अगर आपका 704 वैकेंसी है वाइस प्रिंसिपल की और 124 हैं हमारी वैकेंसी प्रिंसिपल्स की, हो सकता है कुछ साथी दोनों के लिए एलिजिबल हों, हो सकता है कुछ साथी एक के लिए एलिजिबल हों, लेकिन मैं ब्रॉडली मान के चलता हूँ 704 वैकेंसी। यूपीएससी में लगभग 2200 लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। अब इस 2200 के लिए देखिए कि जब अगर हमारी केवल यूपीएससी की पिछली जो वैकेंसी थी वाइस प्रिंसिपल की, उसमें 45 वैकेंसी फॉर द मेल कैंडिडेट्स थी। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो ओबीसी की कट ऑफ थी, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कवर्ड है, वो लगभग 33% पे गई थी। तो अगर आपको 120 क्वेश्चन में से लगभग 50 टू 60 क्वेश्चंस आप सही अटेम्प्ट करोगे तो आप इंटरव्यू डेफिनेटली फेस करोगे। तो अब जब आप इंटरव्यू तक फेस करोगे तो मेन मेरिट में आने के लिए आपके रिटन टेस्ट और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है दोनों के नंबर ऐड होंगे। तो जब भी आप पूरा कोई भी कंटेंट पढ़ो तो उसको इस हिसाब से पढ़ना कि इसमें से यूपीएससी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आ सकता है और उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या आएगा। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो स्लाइड मैंने खोली हुई है, जो हमारी NEP 2020 है, जिसको इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा गया है। अब यहाँ देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि NEP 2020 was issued by which ministry? एंड द फर्स्ट ऑप्शन विल बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि लगता आपको बिल्कुल सही है। बट ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, एट द टाइम द नेम वाज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो देखो, डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पढ़ोगे तो आपके इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन दोनों होंगे। आज की जो इस वीडियो में है, हम NEP का जो बेसिक है, जो NEP के बेसिक्स हैं, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि NEP का बेसिक क्या है और उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपने इसका बेसिक पढ़ लिया, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है वो उसका प्रियम्बल है। अगर आपने प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आपको प्रियम्बल को समझना होगा। तो आप कोई भी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ें तो उसका जो प्रीफेस है उसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि वो उसकी प्रियम्बल है। अगर आपने उसके प्रीफेस को सही से अंडरस्टैंड कर लिया तो आप उस डॉक्यूमेंट को उसी ट्रू सेंस में पढ़ पाओगे जिस सेंस में कि वो डॉक्यूमेंट लिखा गया है। और प्लीज़, आपके जो पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उसको दूर रखकर जो सिर्फ आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट कह रहा है आप उस पर ध्यान दें। रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप बहुत ज़्यादा कोरिलेट करेंगे तो कई बार आपको कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज़ लगती हैं, बट दिस इज़ अ ट्रांजिशन फेज। एट लास्ट एवरीथिंग विल अलाइन विद द पॉलिसी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं NEP की फर्स्ट वीडियो। NEP की हम लगभग 8 से 10 वीडियो में कवर करेंगे और ये बहुत मेजर पोर्शन होगा आपके वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन के लिए। कल जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी फॉर्म भरने के ऊपर। प्लीज़ पहले आप फॉर्म ना भर दें क्योंकि आपका जो ये फॉर्म होगा वो इंटरव्यू के दिन UPSC पैनल के पास होगा और वो आपके उस फॉर्म के बेस पे ही आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो प्लीज़ फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखिएगा और जब तक आपको डिटेल वीडियो ना मिले प्लीज़ डोंट अप्लाई, आप फॉर्म ना भरें। ठीक है, तो आज हम अपना शुरू करते हैं NEP 2020 का सफ़र। देखिए, ये कंटेंट पे नहीं जा रहे हम क्योंकि कंटेंट तो हम ये सारा ही कवर करेंगे। नाउ इफ़ NEP 2020 को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है। एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, developing an equitable, just society, promoting national development. Now these are the basic words कि भाई क्या चाहता है वो, कि जो फुल ह्यूमन पोटेंशियल है उसका डेवलपमेंट होगा, इक्विटेबल सोसाइटी, ठीक है, एंड जस्ट सोसाइटी, प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। तो वहाँ वो एक ह्यूमन के साथ इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ क्या चाह रहा है कि
नेशनल डेवलपमेंट भी होगा। नाउ प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। देखो आज की डेट में आपके पास जितने भी आ रहे हैं, जितने भी नए आईआईटीज़ बन रहे हैं या नए आईआईएम्स बन रहे हैं या नए एम्स जो बन रहे हैं, वो इसी दिशा में काम चल रहा है कि जो यूनिवर्सल एक्सेस होगा क्वालिटी एजुकेशन के लिए, चाहे वो दूर दराज का एरिया हो या अर्बन एरिया, जो सबको वो मिलेगा। उसके बाद देखो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें कि क्वालिटी एजुकेशन इज़ द की फॉर इंडियाज़ कंटिन्यूड एसेंट लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो हमारी इस एनईपी का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया है वो ग्लोबल स्टेज पे भी लीडरशिप दिखाए, मतलब वी बिकम लीडर इन मैनी एरियाज अरीनाज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला अरीना है इकोनॉमिक ग्रोथ कि हम लार्जर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। सो दीज आर द बेसिक वर्ड्स। अब जब क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इनमें से वो जो 4-5 वर्ड है तो इनमें से देगा और कॉम्बिनेशन देगा कि इनमें से कितने वर्ड्स या कितने सेंटेंसेस, वो ऐसा देगा कि द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एम ऑफ द एनईपी 2020। तो इनमें से वो कोई भी एक वर्ड चेंज कर देगा। ठीक है, हो सकता है नेशनल इंटीग्रेशन की जगह कोई और वर्ड दे दे, हो सकता है साइंटिफिक एडवांसमेंट की जगह वो कोई और वर्ड दे दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। अब इसका जो सबसे मेजर पार्ट है जो पिछली बार भी पेपर में आया हुआ था, द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन गोल 4 ऑफ SDG 4, विच इज गोल 4 इज SDG 4। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टोटल ये जो गोल्स हैं हमारे पास 17 गोल्स हैं। ठीक है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें जो एजुकेशन है दैट इज़ कवर्ड इन SDG 4, और SDG 4 को हमें कंप्लीट करना है कब तक, 2030 तक। अब इंडिया ने ये गोल्स अडॉप्ट कब किए थे, 2015 में। ठीक है, इस गोल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इंश्योर इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बाय ऑल। अब देखिए जो DOE में है या जो इंडिया में किसी भी हिस्से में पढ़ रहे हैं, उन्होंने उल्लास का नाम सुना होगा। ठीक है, मिशन उल्लास। तो जो उल्लास स्कीम थी ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ही है। ठीक है, तो और जब हम ये कवर करेंगे तो इसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो भी हम साथ साथ कवर करेंगे, सो दैट इंटरव्यू और आपका पर्सपेक्टिव समझने में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें ना बीच में आए। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ SDG 4 17 SDGs होते हैं। SDG के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसका टारगेट क्या है, 2030 तक अचीव करना। ऑल द क्रिटिकल टारगेट्स एंड गोल्स ऑफ द 2030 एजेंडा कैन बी अचीव्ड। तो NEP जो है दैट विल बी हेल्पफुल इन अचीविंग द SDG 4, ठीक है, बाय 2030। नाउ इसके बाद वो कहता है कि जो भी नॉलेज का जो है ना लैंडस्केप बड़ी जल्दी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम कैसी एजुकेशन देंगे, विच इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज़ अक्रॉस साइंसेस, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़। अब आप देखो जो ये बार बार आ रहा है ना कि अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहेंगे, ठीक है, और साइंस कॉमर्स आर्ट्स की स्ट्रीम नहीं रहेंगी, या कुछ साथी कह सकते हैं कि सर अभी तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, लेकिन ये प्रोसेस है। अगर आप टोटलिटी में देखोगे तो NEP का जो हमारा टारगेट है वो 2040 तक जा रहा है कि 2040 तक NEP के बहुत सारे टारगेट्स हम अचीव करेंगे। ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे आगे। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो जो मल्टी डिसिप्लिनरीज एबिलिटीज़ हैं, तो इस माफ़ कीजिएगा बेटे का टैब है क्योंकि अभी हमारे पास सेटअप नहीं है, तो बेटे के टैब से मुझे बनानी पड़ रही है वीडियोस। तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज़ है ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो हमारा स्टूडेंट हो वो केवल एक फील्ड में ना हो, वो मल्टीपल फील्ड्स में एबिलिटीज़ गेन कर चुका हो। ठीक है, नाउ अब वो कह रहा है कि एज पर द NEP और जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, देयर विल बी ग्रोइंग डिमांड फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स एज इंडिया मूव्स टूवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इट इज़ नॉट द थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है, अब हम 5th पे हैं। ठीक है,
तो अगर कोई क्वेश्चन ये आता है एज पर द NEP व्हाट आर द ट्रेंड्स और विच सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी इन हायर डिमांड, सो दैट इज गोइंग टू बी ह्यूमैनिटीज। नाउ व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम जो जॉब्स हैं हमारी डेटा रिलेटेड जॉब्स हैं, दे आर विल बी टेकन अप बाय द AI। तो ये उनको भी ध्यान में रखी चीज़ बनाई गई है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, नाउ द NEP stresses not only what the child learn, ठीक है, बट NEP फोकसेस ऑन हाउ टू लर्न। हम NEP में ये नहीं पढ़ाना चाह रहे बच्चे को कि वो क्या सीखे, बट वो कैसे सीखे, कि बच्चा केवल सीखे नहीं बट वो कैसे सीखता है ये समझे। नाउ एजुकेशन मस्ट मूव टुवर्ड्स लेस कंटेंट एंड मोर टुवर्ड्स लर्निंग हाउ टू थिंक क्रिटिकली। ठीक है, मतलब अब जो लेस कंटेंट है, यहीं से NCERT में जो अब कंटेंट रिड्यूस किया गया है, बुक्स का जो बोझ कम किया गया है, उसका कंटेंट पोर्शन को कम किया गया है, वो यहीं से आया है हमारा, क्योंकि NEP NCF के लिए भी बेस बनती है। इसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए NCF बनता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नाउ अब कि बच्चा सीखे more towards learning about how to think critically, solve problems, how to be creative and multidisciplinary। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही आएगा, द NEP फोकसेस मोर ऑन चाइल्ड टू बिकम एबल टू लर्न हाउ टू लर्न, नॉट ओनली व्हाट टू लर्न। ठीक है, तो ये केवल लर्निंग पे फोकस नहीं देता, बल्कि चाइल्ड की उस एबिलिटी को डेवलप कराना चाहता है, जिसमें कि बच्चा ये सीखे कि हमें पढ़ना कैसा है। द एजुकेशन बिकम मोर एक्सपीरियंशियल, जैसे अभी कौशल बोध है या कौशल विकास है, हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो किस पे बात करते हैं कि बच्चा सीखे लेकिन अपने एक्सपीरियंस से सीखे। सो ये उसका पार्ट है हमारे पास। नाउ जो मैं आपको बता रहा था कि NEP ऑल्सो एक्नॉलेजेस दैट देयर आर द गैप्स बिटवीन द करंट स्टेट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ठीक, पूरी NEP में LOs का बहुत बड़ा रोल है लर्निंग आउटकम्स का। इट इज़ नॉट ओनली लर्निंग लेवल्स, इट इज़ लर्निंग आउटकम्स, कि जो हम बच्चे को सिखा रहे थे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अल्टीमेटली हम उसे क्या अचीव करना चाह रहे थे। नाउ एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड मस्ट बी ब्रिज थ्रू अंडरटेकिंग मेजर रिफॉर्म्स। तो NEP acknowledges that there are the gaps between the learning outcomes, so these gaps can be removed only by taking major reforms in education। ठीक है, फिर मैं आपसे एक बार कहूँगा कि प्लीज़ इसको किसी भी पॉलिटिकल एंगल से ना देखें, जस्ट पॉलिसी के एंगल से देखें, बिकॉज वी हैव टू आंसर ऑन द पॉलिसी बेसिस। नाउ द एम मस्ट बी फॉर इंडिया टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040 दैट इज नो सेकेंड टू नन। मतलब इंडिया का टारगेट है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हो 2040 तक वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हो इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये टारगेट है हमारा, इसका ध्यान रखिएगा। देन the national education policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual along with the national development, कि ultimate target क्या है हमारा national development, but that can be only achieved when we develop the creative potential of individuals। ठीक है, now NEP also focuses on foundational capacities of what? Literacy and numeracy and higher order cognitive capacities such as critical thinking, problem solving। अब ना बहुत सारी ये चीज़ें आएंगी कि सर फाउंडेशनल FLN में तो हमने केवल ये चीज़ें देखी थी, लेकिन NEP कहती है कि FLN में आप जब डिजिटल लिटरेसी और न्यूमरेसी ले लोगे तो उसके बाद आपको हायर कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कैपेसिटीज़ जो है हमारी बेसिक कैपेसिटीज़ हैं, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बट ऑल्सो सोशल, एथिकल, इमोशनल कैपेसिटीज ऑल्सो विल बी ऑल्सो डेवलप्ड। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है दैट द NEP ओनली फोकसेज ऑन द फाउंडेशनल कैपेसिटीज ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, नॉट ऑन द कॉग्निटिव कैपेसिटीज। तो इसका आंसर नो हो जाएगा, नॉट ट्रू। ठीक है, अगला पार्ट जो है हमारा NEP का, जो हमारा प्रीफेस है, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अब हमने बहुत बार सुना होगा
इंडियन नॉलेज सिस्टम ISK जैसे वैदिक मैथ्स है, या जो इंडिया की जो पुरानी थ्योरम्स हैं उनको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, या हर चीज़ में हम ये देख रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या रोल था, ठीक है, उसका पैरेलल क्या था, तो हम वो देख पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया में जो भी हमारा नॉलेज सिस्टम था वो एक सेल्फ की रियलाइजेशन, मतलब एक आदमी सेल्फ को रियलाइज करे एंड लिबरेशन फ्रॉम द सेल्फ। लिबरेशन का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप से फ्री हो जाएगा, लिबरेशन का मतलब है वो उन बिलीफ से फ्री हो जाएगा जो उसके लिए लिमिट्स क्रिएट करते थे। मतलब इंसान जो है, जो उसकी ट्रू पोटेंशियल है, उसको केवल तभी यूज़ कर पाएगा जब वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है, बाउंड्रीज को ब्रेक करता है। सो दैट इज़ वॉट। नाउ दीज आर द फ्यू नेम्स, तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, विक्रमशिला, वल्लभी। नाउ आई थिंक कि इनसे रिलेटेड 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा कि ये किस स्टेट में थे या किस राजा के थे, ठीक है। सो दैट वी विल ऑल्सो कवर इन अ सेपरेट वीडियो, जिसमें हम NEP एंड GK का पार्ट को हम कवर करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स, द NEP गिव्स मच स्ट्रेस on the teacher. The teacher must be at the center of the fundamental reforms in the education system. Now this policy stresses, जो मैं कहता हूँ इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, इसी डॉक्यूमेंट में है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर 2020 वर्ड के साथ आता है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, अदरवाइज बहुत जगह जो ये वर्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है। मस्ट हेल्प रीस्टैब्लिश टीचर्स at all levels as the most respected and essential member of our society, because they truly shape our next generation of citizens. Now this can again be a question. ठीक है, now for this what they are doing कि they are empowering the teachers and help them to do their job effectively as possible. ठीक है, teachers are given more powers, आएगा धीरे धीरे चेंज, बट द टीचर्स टू बी गिवन मोर पावर्स। नाउ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज गोइंग टू बी चेंज्ड। जब हम हायर एजुकेशन पढ़ेंगे NEP की तरफ से, तो टीचर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज्ड। उसमें इंटरव्यूज को मैंडेटरी किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब यहाँ आप देखो, एकलव्य मॉडल स्कूल है, ठीक है, वो एकलव्य मॉडल स्कूल का इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद श्रेष्ठ स्कीम है, जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रेजिडेंशियल है इन प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। तो रिमोट एरियाज़ के हैं, हमारे एकलव्य मॉडल हो गया, या जो स्पेशल ट्राइबल स्कूल्स हो गए, उसके बाद हमारे KVs हो गए। तो हर स्टूडेंट को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस एक क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। नाउ वेरियस टारगेटेड अपॉर्चुनिटीज, टारगेटेड अपॉर्चुनिटीज हमेशा किसके लिए होंगी? मार्जिनलाइज्ड, डिसएडवांटेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स। याद रखिएगा, टारगेटेड अपॉर्चुनिटीज हमें किसे देनी होती हैं? जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, डिसएडवांटेज्ड सोसाइटी का पार्ट है, एंड अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स। नाउ क्यों देना चाहिए हमें टारगेटेड अपॉर्चुनिटी? क्यों चाहिए? बिकॉज बाय गिविंग देम एजुकेशन दे बिकम इक्वल टू अदर्स। नाउ एजुकेशन इज अ ग्रेट लेवलर एंड इज द बेस्ट टूल टू अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन एंड इक्वलिटी। ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे ना, तो जब आप इसका PDF पढ़ेंगे तो आप इस सेंस में जब इसे पढ़ने लगेंगे तो बिल्कुल ट्रूली आपको इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है, देखिए, प्रीवियस पॉलिसीज। नाउ यहां से फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1986 दैट वाज मॉडिफाइड इन 92, वो किसके ऊपर फोकस करती थी? एक्सेस के ऊपर, एक्सेस एंड इक्विटी के ऊपर। उस पॉलिसी का बेसिक काम क्या था कि वो स्कूलों को एक्सेसिबल बनाए। एक्सेसिबल आज की डेट में जो हम PWDs के लिए या CWSN बच्चों के लिए देख रहे हैं वो नहीं, मतलब जो रिमोट एरियाज़ में भी है वहाँ तक भी स्कूल्स पहुँचे। जैसे एक्सेसिबल बनाने के लिए, बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए मिड डे मील है या जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स थी ताकि बच्चे स्कूल्स तक पहुँचें, बच्चों की एक एक्सेस बने स्कूल तक, वो थी। अब चेंज क्या हुआ? ठीक है,
जो चेंज हुआ 1992 के बाद, उसमें जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है वो है RTE 2009। ठीक है, जिसने लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया कि हम यूनिवर्सल एजुकेशन अचीव कर पाएंगे। क्लियर है? सो यहाँ आ सकता है विच एक्ट provided the legal underpinnings for achieving universalization of elementary education. So you can answer RTE Act. ठीक है? Now NPE, यहाँ ध्यान रखना 1986 में NPE थी, अब NEP है। That was modified in 1992. ये क्वेश्चन आ सकता है। Now अगर इस पूरी इसको हम सम अप करें, ठीक है, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो इस पूरी एजुकेशन फिलॉसफी को जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको सम अप करते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। क्लियर है? नाउ जब हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फोस्टर करेंगे यूनिक कैपेबिलिटीज, तो वो बच्चे के लिए क्या लेकर आएगा? होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या लेकर आएगा? होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाउ according to the highest priority to achieving FLN by all students by grade 3। फिर क्वेश्चन आता है FLN कब तक अचीव करना पड़ेगा हमें? बाई ग्रेड 3। और इसका टारगेट क्या है? 2030 हमारे पास। फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ NEP गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लर्निंग ट्रेजेक्टरीज। जैसे आप देखोगे कि आप 8वीं के बाद डिप्लोमा कर सकते हो, उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में भी जाते हो तो आप फर्स्ट ईयर में छोड़ोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 ईयर में आपको डिग्री मिलेगी, 4th ईयर में आपको स्पेशलाइज्ड डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नाउ नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स एंड अदर थिंग्स। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी डिफरेंस नहीं करती, कि जितनी वेटेज हम करिकुलर एक्टिविटीज़ को दे रहे हैं उतनी ही वेटेज हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देनी होगी। नाउ वोकेशनल सब्जेक्ट्स आर सेम एज एकेडमिक स्ट्रीम्स। आपको भी पता होगा, नाउ वोकेशनल इज़ अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, नॉट एन एडिशनल सब्जेक्ट। वो इसी के बाद आया है। ठीक है, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी एंड हॉलिस्टिक एजुकेशन। ठीक है, अब आपने देखा होगा साइंस का बच्चा जो है वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, साइंस का बच्चा पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है। ठीक है, वो स्पोर्ट्स भी एज अ सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, तो व्हाट मल्टी डिसिप्लिनरिटी क्या लेकर आएगी? इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नॉलेजेस। ठीक है, आप केवल एक लिमिट नहीं होगे कि अगर आपका इंटरेस्ट है साइंस के साथ, बायो के साथ, अगर जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, गो अहेड, यू कैन डू दैट। नाउ व्हाट इट इज सेइंग कि इम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। केवल कंटेंट नहीं आपको रटना है, रोट लर्निंग नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न फॉर एग्जाम्स। आपको चीज़ें समझनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझनी है। ठीक है, यहाँ हमारे कुछ टीचर साथी फिर इसको बहुत ज़्यादा रियल एग्जाम्पल से देखेंगे, तो प्लीज़, इट इज़ अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसको इम्प्लीमेंट होने में मैंने आपको बताया 2040 तक का टाइम लग सकता है, बट द थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड दे विल इवॉल्व। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। शुरू से ही देखो बेटा, सॉरी बच्चों को पढ़ाने की आदत है ना, तो शुरू से ही देखो टीचर साथियों कि क्रिटिकल थिंकिंग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हाउ द डिसीजंस आर मेकिंग। ठीक है, बच्चों को इतना लॉजिकल बना देना है दैट दे बिकम एबल टू टेक डिसीजंस, दे पार्टिसिपेट इन इनोवेशंस, क्योंकि जब वो डिसीजन लेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, फिर वो इनोवेट करेंगे। नाउ एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कि हमारे बच्चों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स भी होनी चाहिए। प्रमोटिंग मल्टीलिंग्विज्म, आपको पता है 3 लैंग्वेज पॉलिसी सिर्फ इसलिए आया है। और अगर आप देखोगे कि जो भाषा संगम था, अभी जो हमारा एक्टिविटीज़ चल रही हैं भाषा संगम की, वो भी इसी पार्ट में है कि जो मल्टीलिंग्विज्म है, चाहे हम गुजराती सीखें, तमिल सीखें, तेलुगु सीखें, लेकिन बच्चों को बेसिक वर्ड्स हम सिखा रहे हैं, वो इसी का कारण था। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी।
ना ये इंटरव्यू में भी काम आएगा और आपका यहाँ भी काम आएगा कि हाउ द टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल इन एजुकेशन। और इस बार तो डिजिटल लिटरेसी का अलग से वो भी आया है सिलेबस में मेंशन हो के, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। नाउ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर्स, जो हमारा एआई के टूल्स हैं जो ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट करते हैं, इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। नाउ देर आर सो मैनी एप्स, देर आर सो मैनी डिजिटल टूल्स जो बच्चों को, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी हेल्प करते हैं, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नाउ रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट। जो एजुकेशन है दैट्स वाई इट इज़ इन कंकरेंट सब्जेक्ट, इट इज़ अ कंकरेंट सब्जेक्ट, जिसमें कि जो स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बनाते हैं। स्टेट इसे अपने अकॉर्डिंग, लोकल कंटेंट के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकता है। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद है सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। ना इसमें क्या है कि एक रूपता आएगी। सिनर्जी का वैसे तो मतलब होता है कि जब दो या तीन चीज़ें मिलकर एक साथ एक ही टारगेट को अचीव करती हैं, कि हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेकर स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, उनका केवल एक ही डायरेक्शन होगा, एक ही मोटिव होगा, ठीक है, एनईपी के अकॉर्डिंग। तो हमें उन टारगेट्स को अचीव करना ईजी रहेगा। नाउ अगेन टीचर एंड द फैकल्टी आर द हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इसके लिए क्या होगा, उनकी रिक्रूटमेंट, CPDs, positive working environment and service conditions will be improved. That is a very great news for teachers. A light but tight regulatory framework, अभी अभी आपने जैसे दिल्ली में देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स की रिकॉग्निशन है उसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स रिलैक्स कर दिए गए हैं। इट इज़ सेइंग लाइट बट टाइट, इट इज़ नॉट सेइंग कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत हैवी होगा, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे, कम होंगे, बट दे विल बी टाइट, दे विल बी टाइट, वो स्ट्रिक्टर होंगे। नहीं, उसके बाद है इस पॉलिसी का भी कंटिन्यूस रिव्यू किया जाएगा सो दैट द नेसेसरी चेंजेस कैन बी डन। नाउ जो लाइट बट टाइट है, इसमें 3 वर्ड आ रखे हैं, ऑटोनॉमी, गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट। नाउ द एजुकेशनल सिस्टम थ्रू ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर, जैसे अब SFLRC स्कूलों में इंक्लूड की गई है, और जो नई SMC गाइडलाइंस आई हैं उसमें बहुत सारा जो डिस्क्लोज हमें करना होगा। नई SMC गाइडलाइंस की हम अलग सी वीडियो बनाएंगे। वाइल एनकरेजिंग इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ थ्रू ऑटोनॉमी, इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमी मिलेगी, स्कूल्स को भी मिलेगी। गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट, दे विल बी एम्पावर्ड टू टेक देयर ओन डिसीजंस। नाउ रिसर्च के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दिया जाएगा ध्यान। आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज अ को रिक्विजिट फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। देखो उसके बाद है नाउ एवरीथिंग, जैसे मैंने बताया ना इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ाएंगे, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडिया। अब हमें किस चीज़ का प्राइड हो सकता है, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का हो सकता है, कल्चर का हो सकता है, नॉलेज सिस्टम्स हो सकते हैं, ट्रेडिशंस हो सकते हैं। नाउ एजुकेशन इज़ अ पब्लिक सर्विस, अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एजुकेशन इज़ अ पब्लिक सर्विस, वाई? बिकॉज इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। देन सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1986 उसमें से भी, मतलब पहले से 6% ऑफ GDP वॉज टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, जबकि आज की डेट में भी इट इज़ अबाउट 4%। नाउ द शेयर विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो। अब यहाँ से हमारा जो है एक इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा कि क्या बदलने वाला है, ये हम अपकमिंग वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अभी डिजिटल टूल्स की कमी है ना, हमारे पास स्टूडियो है, ठीक है, बच्चे के टैब से हमें करना पड़ता है, बट वी विल मेक इट। नाउ in the first week of August, we are hoping that between 7 to 10th of August we are going to launch our app, ठीक है, जैसा कि WhatsApp ग्रुप में भी है। नाउ वी आर प्लानिंग टू हैव 7500 प्लस 7500 टू इंस्टॉलमेंट एज अ फीस। अब ये हमने 2 इसलिए की हैं कि अगर किसी साथी को ये लगे कि सर हमारा कंटेंट काम का नहीं है या हम हेल्पफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो केवल एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देगा।
because we believe कि we are going to give you the best content and the best advice. That's why हमें अपने ऊपर भरोसा है, इसलिए हम 75 + 75 कर रहे हैं, ठीक है। और सर इससे भी बेसिकली जो हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स दैट इज़ गोइंग टू बी डेवलप। प्रॉफिट इज़ नॉट द मोटिव, प्रॉफिट इज़ नॉट द मोटिव, वी आर जस्ट गोइंग टू कवर द जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, बिकॉज उतना ही अच्छा हम आपको कंटेंट दे पाएंगे। फिर भी अगर किसी साथी को कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप पर जो नंबर है आप उस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज़ को पुट कर सकते हैं। और एक बात और है कि जो हमारा ये कंटेंट है, क्योंकि हम पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ छूट नहीं सकती, लेकिन आप डेफिनेटली इसको पढ़िएगा। और जब ये एनईपी की पूरी पॉलिसी हो जाएगी तो ये जो हमने सर्कल्स वगैरह किए हैं इनको छोड़कर जो हाईलाइटेड पार्ट है, हम इस पूरे हाईलाइटेड पार्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे, सो दैट कि आपको ये एक जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं ये आपको अलग से दिखें और आप उन्हीं चीज़ों को कैच करें। सो ऑल द बेस्ट। और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आप लॉजिकल थिंकिंग के साथ और इसके प्रीफेस को अच्छे से पढ़कर उसको सिर्फ किसी भी पॉलिसी को बिना किसी प्रीजुडिस के सिर्फ पॉलिसी मैटर समझकर पढ़ेंगे और उसे रियल लाइफ जो आप स्कूल्स में कर रहे हैं उसे कोरिलेट करके करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। और यूपीएससी इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई ये कहे ना कि यूपीएससी में ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा या इस बुक से क्वेश्चन आ जाएगा, इस नोट से क्वेश्चन आ जाएगा, दे आर मिसगाइडिंग। इवन वी डोंट क्लेम, जब भी मैंने कहा ना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दैट डजेंट मीन कि वो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। टाइप्स में बी डिफरेंट बट द टॉपिक्स विल बी देयर। आई होप मैं आपको एक एनईपी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे पाया हूँ। और एनईपी के जब हम इसके जिस्ट बनाएंगे, इसकी समरी भी हम आपको देंगे अलग से वीडियोज़ में, ठीक है। और अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप बिल्कुल भी मिस ना करें और अपने मैक्सिमम साथियों को दें। और मैं नहीं जानता कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं या कितने उनको पढ़ा रहे हैं, बट अगर आपको एक ऐसा मेंटोर मिल जाए जो आपके जैसा ही है और वो चीज़ों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में डाल सकता है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सक्सेस। सो ऑल द बेस्ट टीचर्स। और आज से ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटे काफ़ी हैं। और हाँ, एक डिस्क्लेमर और दे देते हैं, हम इस में हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ये सब्जेक्ट्स क्योंकि आप डीएसएसबी से मैक्सिमम 2017-2019 बैच के होंगे, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन में, तो आप डीएसएसबी का इतना टफ एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं तो तीनों चीज़ों पर आपकी ऑलरेडी मास्टरी है। अगर आप में से भी कोई साथी हमारे साथ इस कंटेंट क्रिएशन के काम में आना चाहता है, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम सब कलेक्टिवली कोलैबोरेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो हम सब की सक्सेस गारंटीड है। थैंक यू टीचर्स फॉर योर सच अ पेशेंट लिसनिंग। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कर पाएँ तो शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि वो कहीं ज़्यादा ओवर पेमेंट और गलत मटेरियल के ऊपर पेमेंट ना कर दें। बाकी देखिए, ये आपका अपना डिसीजन है, हमें अपने ऊपर भरोसा है एंड आपके ऊपर भी कि आप एक लॉजिकल डिसीजन लेंगे। थैंक यू टीचर्स।